तो सभी स्टूडेंट कैसा, आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। जैसे कि हमारे 14 डेज बचे हैं, ठीक है। और अगर मैं सच बोलूं भाई तो अभी भी हमारा सिलेक्शन क्या है, पॉसिबल है। लेकिन किन बच्चों का पॉसिबल है सिलेक्शन, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो ये स्ट्रेटजी हमारी फॉलो करेगा भाई, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो छोड़ के नहीं भागना। ये सच में तुम्हारे सिलेक्शन की तरफ है। लेकिन अभी ये मत सोचना कि 15 दिन में हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मैं उन बच्चों को बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हो सकता है, और जिस बच्चे का भी नहीं होगा वो बच्चा भी हाई नंबर, हाई वेटेज वाले चैप्टर करके ला सकता है, ठीक है। तो भाई तुमको ये गलती नहीं करनी, इसको पूरा देखना है। ये सचमुच बता रहा हूँ मैं, 2026 के लिए बढ़िया प्लान है, बढ़िया स्ट्रेटेजी है। जो बच्चा इसको फॉलो करेगा भाई उसका पॉसिबल सिलेक्शन है। इसमें सबसे पहले तुम लोगों को देखो क्या करना है। भाई हमारे पास 14 डेज, हमारे पास क्या है भाई, 14 डेज। अब इन 14 डेज में देखो, जैसे आपको पता भाई कि सिलेक्शन हर बच्चे का नहीं होता, लेकिन किन बच्चों का होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले जो फ्रेशर बच्चा है भाई, फ्रेशर बच्चे ने अपनी लाइफ में, जिंदगी में कभी भी चीजें नहीं सुनी, जो आज वो सुनने की कोशिश कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिस बच्चे ने 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे स्टडी नहीं की, आज वो बच्चा 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा है सिलेक्शन के लिए। तो भाई मैं क्लियर बताऊं, बुरा नहीं मानना मेरी इस बात का, उन बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं। लेकिन उनके लिए हाँ बेनिफिट क्या है ये सुनो। भाई बेनिफिट ये है कि अगर आप 500 नंबर लेके आ गए, 400 नंबर लेके आ गए, तो भाई 2027 का जो नीट का पेपर होगा, तो आप 3 मई के बाद जैसे ही 4 मई से तैयारी स्टार्ट करोगे भाई, तो जिस बच्चे के 300 नंबर आए तो वो अपनी स्टडी तैयार करेगा कहाँ सर, 301 नंबर से। और एक बच्चा वो है कि जिसका नंबर 0 है, तो वो नेक्स्ट ईयर भी कहाँ से स्टार्ट करेगा सर, 0 से पढ़ना स्टार्ट करेगा। भाई जिस बच्चे के इस बार 400 नंबर आएंगे, तो 3 मई के बाद उसका लेवल कहाँ होगा सर, 401 नंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर। लेकिन हाँ, जो बच्चे रिपीटर है या वे बच्चे जो 11 12 में अच्छा पढ़ा है, जिसने जिसने चीजें सुनी है, जिसने चीजें देखी है, और जिसकी कंसंट्रेशन अच्छी है, जिसको याद है कि हाँ ये हमारा सुना सुना है, ये हमारा याद है, और ये चीजें हमने पहली बार देखी। देखो मैं इन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये वो बच्चे हैं जो बेचारे चैप्टर पहली बार देखेंगे। तो भाई आपको भी पता है कि पहली बार अगर आप चैप्टर देखोगे तो 1 घंटे में 2 घंटे में आप तैयार नहीं कर सकते चैप्टर। तो ये बच्चे भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, ताकि मैक्सिमम नंबर जहां तक आप ला सकते हैं वहां तक लेके आए। सिलेक्शन हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, नीट में जाके अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको फॉलो करना है, और जो बच्चे सिलेक्शन की तरफ है उनको क्या करना क्या नहीं करना, उन्हीं के लिए मैं बता, समझ आया। मैं 2 की बात कर रहा हूँ। एक तो बिल्कुल फ्रेशर की, फ्रेशर वो बच्चा जिसने पूरे साल या कभी भी लाइफ में चैप्टर नहीं सुना, उसे टॉपिक याद नहीं, उसे एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं है भाई, उसे कुछ याद नहीं है। वो बच्चा जब आज चैप्टर पढ़ेगा तो 2 घंटे में 3 घंटे में वो चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो कर लेगा लेकिन वो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में पहली बार वे चीजें देख रहा है, तो उसकी जो पावर एक्सेप्ट करने की जो गेनिंग है उसके अंदर, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी पहले वो चीजें देख चुका है, वो बच्चा उसको आराम से इजी एक्सेप्ट करता है। तो अब आपको इनमें क्या करना 14 डेज में भाई, ये सबसे पहले तुम लोगों को यही बता दूं मैं। देखो यहां पे हमारे 14 डेज में सर 3 सब्जेक्ट है हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सारे बच्चे सबसे पहले बायोलॉजी देखो कितनी है सर, 360, केमिस्ट्री कितनी है 180, फिजिक्स कितनी है 180। सबसे पहला जहां से वीडियो स्टार्ट हुई है, उससे पहले इंट्रोडक्शन था, अब यहां से काम की बात। वीडियो छोड़ के नहीं भागना भाई, अगर वीडियो छोड़ के गए तो भाई लाखों बच्चा हर साल यही गलती करता है जो तुम लोग गलती करोगे, सिलेक्शन अपना खो दोगे। तो वीडियो एंड तक देखो, जो चीज समझ आए उसको एक्सेप्ट करो। अगर कोई चीज गड़बड़ लगती है तो मुझे कमेंट में बताना भाई, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है झूठ बोलने की कि हाँ भाई मैं जानबूझ के झूठ बोलूंगा वीडियो के लिए, किसी के भी लिए। जो बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, जो बच्चे रिवीजन कर सकते हैं, और जो 14 डेज में बेस्ट कर सकते हो आप लोग, वो सब बताऊंगा। कौन कौन से चैप्टर पढ़ो, कौन से चैप्टर छोड़ने, कौन से चैप्टर करने, कौन सी यूनिट पहले पढ़नी, कौन सी यूनिट बाद में पढ़नी, फिजिक्स में क्या पढ़ना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना, भाई सब कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज याद रखनी है, बायोलॉजी में 360, केमिस्ट्री में 180 और फिजिक्स में 180। अब सबसे पहला जो तुम्हें गलती नहीं करनी, सबसे पहला एक बात सुनो, तुम लोगों को माइंड सेट नहीं करना अपना कि हम 720 वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई
इनको करने के लिए नीट हमें कितना टाइम देगा, 3 आवर्स देगा। सीधा सीधा नेट स्लाइड पर अगर मैं बात करूं तो नीट हमें कितना देगा सर, 3 घंटे का टाइम देगा। और तुम लोगों को भी पता है कि सर ये 3 घंटे 2 जगह डिवाइड होते हैं, 2.3। ये हमारा क्या है सर, रियल टाइम। ये है तुम्हारा रियल टाइम 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर इसमें से 30 मिनट कहाँ गई मेरे भाई, ये जो 30 मिनट है ये तुम्हारी ओमार फिल करने में, क्योंकि ओमार में 180 क्वेश्चन होते हैं, तो भाई ओमार फिल करने में 15 से 20 मिनट लग जाती है। फिर उसी में क्या करते हैं हम लोग, ये जो चेकिंग आती है आपकी, जैसे अभी आपके साइन होने हैं, अभी आपका फोटो लगना है, अभी आप यहाँ पे साइन कर दो, तो ये 30 मिनट भाई आपकी उसमें चली जाती है। अब जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे या कोचिंगों में बच्चे जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो ये वाला प्लान सेट करके नहीं दे रहे भाई, वो ये प्लान सेट करके दे रहे हैं। जिन बच्चों के 600 नंबर 650 नंबर चल रहे हैं, तो वो 3 घंटे को 600 प्लस 3 घंटे को यूज करके ला रहे हैं। लेकिन नीट के अंदर चेंज है चीजें। अब क्या चेंज है, यहाँ पे तुम केवल माइंड सेट करोगे सर यहाँ पे केवल 2.5 घंटे है हमारे पास। ये जो नीट में 3 घंटे लिखा हुआ है पेपर, उसको अपने माइंड से निकालो और उसमें माइंड में फिट करो कि 180 क्वेश्चन हमें 3 घंटे में नहीं करने, किसमें करने, हमें 2.5 घंटे में करने हैं। अब यहां से देखो ड्रॉबैक क्या होता, जो हर बच्चे के दिमाग से ये चीज निकल जानी चाहिए कि भाई जो लाखों बच्चे हर साल गलती करते हैं वो हम लोग ना करें। अब मेरे भाई मैक्सिमम केस में बायोलॉजी का जो भी बच्चा है वो मैक्सिमम बायोलॉजी ही अटेम्प्ट करता। तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है कि जब तुम लोग 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो मैक्सिमम केस जो बच्चे का है वो 1 आवर का। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो टॉपर है, जिन्होंने बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन कर रखे, अच्छा रिवीजन है, अच्छा उनका स्ट्रेटेजी फॉलो है, तो वे इसको 30 से 35 मिनट में, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 35 से 40 मिनट में बायोलॉजी कवर कर लेते। क्लियर। लेकिन जो एवरेज बच्चा, जो मीडियम है, तो मीडियम बच्चे की मैं जो कंडीशन बता रहा हूं वो 1 घंटे में हमारा क्या करता है, बायोलॉजी फिल करता है। अब मेरे भाई यहाँ पे एक बात तुम रुक के सोचो, अपना माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ और यहाँ पे सोचो कि जिस बच्चे ने 1 घंटा ले लिया किसमें, बायोलॉजी में, उसके पास कितना समय बचा सर, उसके पास बचा कुल 1.5 घंटा। अब मेरे भाई 1.5 घंटा जैसे उसने घड़ी में देखा, वो बच्चा यहाँ पे डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। डिमोटिवेट होने का रीजन क्या है कि 1.5 घंटे के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम लोग नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पे 1 घंटा फिर केमिस्ट्री को दे दिया तो यहाँ पे बची कुल 30 मिनट। मेरे भाई ये वो पीरियड है जिसमें बच्चा डिमोटिवेट होके जा पड़ता। जैसे ही बच्चों को पता है कि अभी 3 घंटे है, जैसे वो बायोलॉजी कंप्लीट करेगा, उसी के बीच में ये सारी कंडीशन उसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो जब वो एक बार घड़ी में देखेगा बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद, तो 1 घंटे से भी ज्यादा समय वहां पे निकल गया होगा। तो मेरे भाई फिर उसकी नजर पड़ती किस पे, 1.5 घंटे पे। और 1.5 घंटे में जब उसको दिखता है कि पहाड़ जैसी फिजिक्स, पहाड़ जैसी केमिस्ट्री है, तो वो अपना संतुलन वहां पे खो बैठता है। तो वही चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें कैसे मेंटेन करना है। सबसे बड़ी बात, नीट के अंदर सिलेक्शन लेना नॉलेज नहीं है। जाने कितने नॉलेज वाले बच्चे घूम रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको इतनी नॉलेज थी कि मेरे भाई वो 700 नंबर ले आते अगर उनको 3 घंटे की जगह 4 घंटे दे दिए जाते। स्टडी 2 तरीके की है। एक स्टडी वो है कि जो बच्चा 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोगों ने उसको 3.5 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे दे दिए या 6 घंटे दे दिए, तो वो बच्चा 700 नंबर 720 का पेपर सॉल्व कर पा रहा है। यानी कि अगर हम उसको कहें तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो केवल टाइम की मार है, उसपे वो केवल टाइम का मारा हुआ है, वरना नॉलेज उसको बहुत ज्यादा है। एक वो बच्चा है। दूसरा कौन सा बच्चा, अगर हम उसी पेपर को उससे कहे कि भाई तू 10 घंटे ले ले, 20 घंटे ले ले, 30 घंटे ले ले, ये पेपर सॉल्व करके दे, तो वो बच्चा 200 250 300 नंबर सॉल्व करके रुक जाएगा। कह देगा कि अगर ये पेपर मेरे पास 3 दिन भी पड़ा रहा, मैं तब भी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता। उसका मतलब है कि उस बच्चे को वहां पर नॉलेज नहीं थी, यानी कि जितनी उसको नॉलेज थी उस बच्चे ने वो पेपर सॉल्व कर दिया। उसके बाद टाइम तुम कितना भी दे दो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। एक वो बच्चा है दूसरा, जो पहले वाला बताया कि जो केवल टाइम की मार है, अगर उसे टाइम बढ़ा दिया जाए तो वो पेपर सॉल्व कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन समय कम होने की वजह से उसका माइंड क्या हो गया, संतुलन खो बैठा
ओ मार्कशीट छीनने के डर से ओ मार्कशीट फिल नहीं हुई, फिजिक्स में कौन सा करूं क्वेश्चन कौन सा ना करूं, मैं वो चैप्टर पढ़ के आया था। अब उसका जब क्वेश्चन ढूंढने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो चैप्टर पढ़ के आए उसका क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। भाई 45 क्वेश्चन में से उन क्वेश्चन को ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है डिप्रेशन टाइम में, प्रेशर टाइम में। तो उसके लिए क्या मैनेज करना है तुम्हें, वही चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। इस बात से सारे के सारे क्लियर। सबसे पहली बात दिमाग इस पे फिट करो कि हमारे पास ये टाइम है और क्वेश्चन 180 है। ये टाइम सब बच्चों का जाएगा, तुम्हारा नहीं जाएगा, सबका जाएगा। इसके अंदर ही तुम लोगों को ये चीज करनी है। सबसे पहले बायोलॉजी यहाँ पे लेकर आओ हर बच्चा। अभी 14 डेज है। जो बच्चा यहाँ पे 20 मिनट चुरा के फिजिक्स को ना दे पाया, समझ लो वो यहाँ से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई तुम लोग बायोलॉजी में अच्छा करो, अच्छा रिवीजन करो, चाहे 1-2 चैप्टर कम करो अपना, लेकिन 35 से 40 मिनट में बायोलॉजी कंप्लीट करो। यानी कि यहाँ पे जो 25 से हमारी 20 मिनट है, तो ये 25 से 20 मिनट हम किसको देंगे सर, फिजिक्स को ले जाके देंगे। यानी कि जब तुम लोगों को पता चलेगा कि अभी हमारे पास केवल 2 घंटे है, तो तुम लोग वहां पे डिमोटिवेट रहो, मतलब मोटिवेट रहोगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम आराम से कर सकते हैं, बहुत समय है। लेकिन अगर बायोलॉजी में ज्यादा समय तुमने ले लिया तो वहां पे तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो तुम लोग ये माइंड सेट करो कि अगर हम 180 क्वेश्चन कर पाते हैं सर तो हमारे नंबर आएंगे 720। क्लियर। अब भाई जो 720 नंबर वाले बच्चे हैं उनका पूरा माइंड सेट है, उनका पूरा प्लान है, वो हो सकता है कि यूट्यूब पे भी ना हो, वो अपना पढ़ रहे हैं, सेपरेट पढ़ रहे हैं, कोचिंगों से जुड़े हुए हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उन लोगों का सीधा माइंड सेट है मुझे आज क्या पढ़ना, कल क्या पढ़ना, मुझे किस पर काम करना, क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी अपने पास लेके बैठा है जो इस लेवल का बंदा है। ठीक है। और जो हम लोगों को देख रहा है यूट्यूब पर अपना प्लान सर्च कर रहा है कि क्या प्लान करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चा कौन है कि जो 720 से नीचे। अब तुम लोगों को यहां से माइंड सेट क्या करना कि इस 2.5 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। पहली बात, पहला वहां पे बताया। दूसरा रीजन ये है, तुम लोग अपने दिमाग से निकालोगे हमें 180 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें 720 नहीं लेकर आना, हमको रो धो के केवल वो नंबर लाने हैं जहां पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग नंबर देखो कि कहां तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है, केवल इतने ही क्वेश्चन के बारे में सोचो। क्योंकि मेरे भाई 2.5 घंटे में 180 तुम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि भाई 1 घंटे में तुम लोग क्या कर पा रहे हैं सर, बायोलॉजी कर पा रहे हो, और हमारे पास कितना बचा सर, 1.5 घंटा बचा, जिसके अंदर हमारा टफ जैसा सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा है। तो अगर तुम लोग ने यहाँ पे 1 घंटे में केमिस्ट्री भी कर ली तो केवल तुम्हारे पास यहाँ पे 30 मिनट बची, और 30 मिनट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना बस। तो तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन छुड़ जाएंगे। मैं मानता हूं तुम्हें 180 की नॉलेज है फिजिक्स में, कुछ बच्चे वो होंगे जिनको केमिस्ट्री में 180 की नॉलेज होगी, लेकिन मेरे भाई अपने दिमाग पे एक बार प्रेशर डाल और ये बता कि इस नॉलेज का अचार डालेंगे क्या जब टाइम ही नहीं बचेगा। मैंने बताया 2 तरह के स्टूडेंट है, एक वो स्टूडेंट जिसको नॉलेज नहीं थी, टाइम कितना भी दे दिया पेपर सॉल्व नहीं हुआ, एक वो स्टूडेंट है जिसको नॉलेज पूरी है लेकिन टाइम की वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाया। सोच यहाँ पे बायोलॉजी 1 घंटे में करने के बाद तेरे पास ये जो 1.5 घंटा बचा, इस 1.5 आवर्स में तुझे फिजिक्स 180 की आती है मानता हूं मैं, तो तू यहाँ पे 1 घंटे में फिजिक्स कर लेगा, बट बची कितनी 30 मिनट, तो 30 मिनट में केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होगा। जो बच्चा फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री सॉल्व करेगा तो वो 1 घंटा केमिस्ट्री में देगा, तो 30 मिनट किसके लिए बची, फिजिक्स के लिए। भाई आता तुमको 180 के 180 का है, लेकिन जब टाइम ही नहीं है तो कहां से सॉल्व कर दोगे तुम लोग। केमिस्ट्री में जिस बच्चे को 180 में से 180 का आता है, जो अच्छे हैं बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले, सबका अपना अपना सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, बट मेरे भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा और सोच के देख के मैं 180 का कैसे सॉल्व कर दूंगा। भाई 30 मिनट के अंदर 180 का सॉल्व होगा ही नहीं, तो यानी कि टाइम के चलते हुए, टाइम कम होने की वजह से हम लोगों के क्वेश्चन वहां पे छुड़ जाएंगे। तो सर फिर हम क्या करें, भाई तुम लोग क्या करो वही चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है, हमारा मैं तीनों सब्जेक्ट बता रहा हूं तुमको, 180 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन हमारे किसके होंगे केमिस्ट्री के, और 45 क्वेश्चन किसके होंगे हमारे फिजिक्स के। तुम लोगों को क्या काम करना, सबसे पहले
बायोलॉजी की यूनिट पकड़ो, और बायोलॉजी की वो यूनिट पकड़ो, इससे दो बेनिफिट मिलेंगे, ए और बी। पहले ए बेनिफिट की बात सुनो। ए बेनिफिट वो है कि सर हमारा अगर 14 डेज है और हमने अपना टारगेट 12 डेज में क्या कर लिया सर, कंप्लीट कर लिया, तो हमारे 2 दिन बचे। कितने दिन बचे सर, 2 दिन बचे। तो हम 2 दिन में क्या करेंगे, दोबारा से वो चीज पढ़ सकते हैं जो हाई वेटेज वाली यूनिट थी, यानी कि जो हमने आज पढ़ी थी उसको लास्ट के 2 दिन में हम दोबारा पढ़ सकते हैं 10-12 दिन के बाद। तो सबसे पहले यूनिट कौन सी स्टार्ट करनी, जो हाई वेटेज वाली, पहली बात। दूसरा, अगर किसी वजह से ऊपर वाला किसी बच्चे के साथ या किसी के घर या मतलब प्रॉब्लम कोई ऐसी फेस ना करे कि बच्चे को यहाँ पे मान लो बच्चा या फैमिली कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से उसकी यूनिट या चैप्टर रह जाए, जैसे कोई बीमार हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गई, कोई हादसा हो गया, ऊपर वाला ना करे, सब ठीक ठाक रहे, सबका सिलेक्शन हो। बट अगर किसी वजह से हो गई ये वाली कंडीशन, तो मेरे भाई सोच के देखो कि तुम्हारी यहाँ पे 1 यूनिट या 2 यूनिट रह गई, तो तुम लोगों को यहाँ पे जब भी कॉन्फिडेंस रहे, क्यों रहे कि भाई हमने यहाँ पे वो यूनिट कवर कर ली जो हाई वेटेज वाली थी, जो अच्छे नंबर ला सकती थी, वो यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। दोनों ऑप्शन समझ आए। पहला ऑप्शन, अगर समय बच गया तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 दिन में दोबारा से उस चीज को पढ़ लेंगे जो सबसे ज्यादा नंबर दे के जा रही यूनिट। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई और हमसे सिलेबस कंप्लीट ना हुआ, समझो ना हुआ, लेकिन हमने इन 14 डेज में वो यूनिट पढ़ ली, वो चैप्टर पढ़ लिए जो हाई वेटेज वाले थे, क्योंकि हमें 720 पे काम नहीं करना। तो अगर समय कम रह भी गया तो 720 नंबर नहीं आएंगे, तो सर हमारे 600 प्लस तो आ सकते हैं। तो हम लोगों का नीट में सिलेक्शन तो है। क्लियर, ये वाली चीज समझ आई। तो अब इनमें सबसे पहले क्या क्या तुम लोगों को फॉलो करना है, तुम लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग यहाँ पे ये वाली चीज देखो भाई, तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ साथ ये चीज फॉलो करो कि बायोलॉजी में तुम्हें 360 पे काम करना है। बायोलॉजी में किस पे काम करना है सर, 360 पे काम करना है। जिस बच्चे की फिजिक्स या केमिस्ट्री अच्छी है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा 330 से 340 पे जा सकता है। कौन बच्चा, जिसको अपना बी ऑप्शन नजर आ रहा है दोनों सब्जेक्ट में कि मैं यहाँ पे ज्यादा नंबर लेके आ सकता हूँ। तो 330 340 का मतलब क्या है, आप लोग 1-2 चैप्टर वो छोड़ सकते हो जो आपको भारी लगता हो, जैसे जेनेटिक्स है, प्रिंसिपल मतलब मेंडल वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला है, या इवोल्यूशन है। 3 चैप्टर 12 के जो तुम लोगों को भारी लगते हो। इन 3 में से देखो, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि तुम ये वाला चैप्टर छोड़ दो या ये छोड़ दो, भाई सबका माइंड अलग अलग है, सब टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। पता नहीं तुम लोगों ने कौन सी चीज अच्छे से पढ़ रखी है, तो तुम अपना कोडिंग चैप्टर छोड़ना, किसी के टीचर के कहने से नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं तुमसे कहूँ कि जेनेटिक्स छोड़ दो, हो सकता है तुम्हारी जेनेटिक्स अच्छी हो, जो चैप्टर मुझे लगे कि ये इजी चैप्टर है इसको तुम कर लो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए भारी चैप्टर हो, तो अपना कोडिंग छोड़ देना। या जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, या एनाटॉमी है, या फिर बायोमोलिक्यूल, जो भी चैप्टर हो, या मतलब भाई कुछ भी है, अपनी मर्जी से छोड़ना जो तुम लोगों को हार्ड लगता है, जो समझ में नहीं आया, क्योंकि हर स्टूडेंट में अलग वेरिएशन है, किसी को कोई चैप्टर अच्छा लगता है, किसी को कोई लगता है, किसी को कोई अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना भाई, कोशिश कर लो 14 डेज के 35 से 40 मिनट कर लो, या मैक्सिमम केस 45 से 50 मिनट। भाई यहाँ से टाइम चुरा लो। यहाँ से टाइम चुराने का मतलब है कि तुम अपना आप को बैलेंस कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व होना हो बात की चीज है, लेकिन जब तुम उस टाइम समय देखोगे तो तुम अपना आप को बैलेंस करोगे कि हाँ भाई अभी बहुत समय है मेरे पास। बट अगर तुम 50 मिनट से ज्यादा गए तो तुम यहाँ पे अपना बैलेंस, अपनी स्ट्रेटेजी सब खो दोगे कि तुम्हें क्या करना था क्या नहीं करना, क्योंकि अब तुम्हें पता कि 1 घंटा यहाँ पे देने के बाद 1.5 घंटे में कुछ नहीं होगा। आधा घंटा निकाल दो दिमाग से और मार्कशीट कर चेकिंग का सबका। फिर यहाँ पे हम केमिस्ट्री में, भाई केमिस्ट्री में तुम लोगों को क्या करना, अगर तुम 330 से 340 पे चले गए तो केमिस्ट्री में 140 से 150 नंबर के आसपास तुम जाओ। जिसकी बायोलॉजी अच्छी है 360, जो बायोलॉजी में कमजोर है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में अच्छा, वो यहाँ को इसको फॉलो कर लो 140 150। इसमें भी दोनों तरफ से है, यहाँ पे सब 120 से 130,
ये चीज करते हैं। बट जिसकी फिजिक्स अच्छी है वो ये वाला टारगेट करो, जिसकी केमिस्ट्री भी वीक है वो ये टारगेट करो। मतलब इसको इंटरचेंज तुम लोग आपस में कर सकते हो, मुझे नहीं पता किस स्टूडेंट का क्या चीज अच्छा है, ठीक है। बट ये वाली जो चीजें है तुम इसी को फॉलो करो। और ये चीजें फॉलो कैसे होगी भाई, ये करने के बाद तुम लोगों का सिलेक्शन आया रखा है, ये ऑलरेडी तुमने कवर कर रखी है, 14 डेज के अंदर ये तुम कवर कर लोगे। बचा ये दोनों, इसमें से जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो केमिस्ट्री को बढ़ावा दो, जिसकी फिजिक्स अच्छी वो फिजिक्स को बढ़ावा दो। भाई अगर तुम लोग यहाँ पे मोटा मोटा नंबर भी देख लो तो 340 बायोलॉजी का, 140 केमिस्ट्री का और 130 अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स का भी ले लूं तो भाई 4 8 और 3 11, 1 और 3 4 5 6, भाई 610 नंबर है। लास्ट की मेरिट के हिसाब से बढ़िया नंबर है, लगभग यहाँ पे मोस्टली 2024 में भी देखो तो यहाँ तक 608 तक सिलेक्शन मिल गया था। ये नंबर बढ़िया नंबर है। इससे नीचे जाने का मतलब भी क्या है, अगर तुम नीचे भी जाओगे भाई BMS, BDS, BUMS, BHMS, BBT, BSc नर्सिंग, BNMS, बहुत सारे कोर्स है तुम्हारे, तो उन कोर्स के लिए तो केवल तुम्हें क्या करना, यहाँ पर अगर तुम 300 नंबर भी लेकर आओगे बायोलॉजी में तो भाई केमिस्ट्री के अंदर कितने नंबर लेके आ जाओ सर, 100 से 120 नंबर लेके आ जाओ और यहाँ पे 80 से 100 नंबर लेके आओ। इन नंबर पे क्या होगा, तुम लोगों को आयुष के कोर्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। अब सबसे पहले बात है यूनिट की, कि सर हम लोगों को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, यही तुम लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले वो यूनिट पढ़नी है, अगर हमें 14 डेज में से 1-2 दिन मिल गया तो हम दोबारा उस चीज को पढ़ ले। दूसरी बात, अगर किसी वजह से ऊपर वाला ना करे कोई प्रॉब्लम हो गई और हमको 1-2 दिन कम भी पड़ गया तो हम लोगों ने जो मेन चीज थी वो सब पढ़ रखी है, तो हम लोग वहां पे डिमोटिवेट नहीं होंगे। अब जल्दी से यहाँ पे ये सारी चीज तुम लोग कर लो। पहली चीज, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा हाई वेटेज है 12। कितने चैप्टर है सर, 13 चैप्टर। सबसे पहले जो मैं यूनिट बोलूंगा तुम्हें याद करने के लिए वो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। सर 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, क्वेश्चन 6 से लेके 8 तक मिलते हैं। सबसे पहले 12th की बायोटेक्नोलॉजी उठा लो। जेनेटिक्स नहीं पढ़ना, जितना तुम जेनेटिक्स के एक चैप्टर में समय दोगे, जैसे मोलिकुलर ऑफ इनहेरिटेंस, जितने एक चैप्टर पढ़ोगे इतने ही समय में तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लोगे। जैसे मान के चलो तुमने 3 घंटे में कोई जेनेटिक्स का एक चैप्टर किया तो भाई 3 घंटे में तुम लोग पूरी बायोलॉजी की यूनिट कर लोगे। तो यहां से तुम्हें केवल 3 क्वेश्चन देखने को मिले सेम टाइम में, और यहां से सेम टाइम में तुमको 8 क्वेश्चन तक देखने को मिले। तो बेटर स्ट्रेटेजी ये है तुम्हारी, इसे बोलते स्मार्ट वर्क। पहली बात। दूसरी, बायोटेक्नोलॉजी के बाद अगर दूसरी यूनिट पे जाना चाहोगे वो जाना इकोलॉजी पे। किस पे सर, इकोलॉजी पे। इकोलॉजी में 9 से 10 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तुम सोचो, अगर यहाँ पे ये हम कितने 4 घंटे की बात करें तो 4 घंटे में तुम लोग इसको कवर कर लोगे और 4 घंटे में तुम लोग किसको कवर करोगे, मेंडल को, मतलब मेंडल वाले चैप्टर को, जेनेटिक्स के। तो भाई जितने समय में तुम इसको कवर कर रहे हैं इतने समय में इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं, तो मेंडल वाले में 4 से 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे तो सर 9 से 10 देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद एक तीसरी यूनिट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ, मतलब रिप्रोडक्शन ही मान लो, इसमें 3 चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर वे चैप्टर है कि जितने समय में तुम लोग इवोल्यूशन करोगे, इवोल्यूशन का क्वेश्चन 4 से 5 का एवरेज है, तो जितने समय में आप इवोल्यूशन करोगे सेम इतने ही समय में आप लोग क्या कर लोगे, रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लोगे। भाई रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे तुम लोगों को 10 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि पहले दूसरे चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी 3 क्वेश्चन के आसपास तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 10 से लेके 14 क्वेश्चन तुम लोगों के ही गए, भाई 10 से ज्यादा ही आएंगे, ये मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। तो ये वाली चीजें देखो, जेनेटिक्स के 3 चैप्टर, एक चैप्टर के बदले में जितना समय तुम एक चैप्टर को दे रहे हैं इतने समय में एक यूनिट तैयार हो गई। पहली बात, जेनेटिक्स को यहाँ पे छोड़ दो, जेनेटिक्स नहीं पढ़नी, 3 यूनिट पढ़नी है। पहले नंबर पे बायोटेक्नोलॉजी, दूसरे पे इकोलॉजी और तीसरे पे रिप्रोडक्शन।
यहाँ ये 3 पढ़ने के बाद जंप करो 11th में। 11th में आओ, अब देखो फोर्थ नंबर पे अगर कोई हमारी यूनिट है तो यहाँ पे तुम लोग उठा लो कौन सी, सेल यूनिट। भाई इस सेल यूनिट के अंदर तुम लोगों की अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। अब सेम समय में सेल यूनिट है और सेम समय में तुम लोग मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी पे अगर जाते हो तो भाई जितने समय में तुम मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन या जितनी भी फैमिली पढ़ोगे तो इतने समय में तुम लोग क्या कर लोगे, सेल को कंप्लीट कर लो। तो यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन, या यहां भी 4 से 5। तो भाई सेम समय में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और वहीं पे सेम समय में सेल वाली यूनिट से 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों में कौन सी बेस्ट है? फिर भी ये वाली तुम लोग करोगे तो ये तुम अच्छे से याद भी रहेगी, अगर ये करोगे तो भाई भूल भी सकते हो सकता है। यहाँ पे एक तीसरा चैप्टर और है 11th का जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को तुम जितना समय लगाओगे भाई इतने समय में तुम सेल यूनिट कंप्लीट कर लोगे। तो सबसे पहले सेल यूनिट पढ़नी, फिर यहाँ पे एक और 5 यूनिट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चरल यूनिट, कॉकरोच वाली, फ्रॉग वाली। जितने समय में तुम ये 3 चैप्टर करोगे, मान लो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को 4 से 5 घंटे लगते हैं कंप्लीट करने में, तैयार करने में। भाई इतने समय में 4 से 5 घंटे में तुम लोग ये कंप्लीट कर लो स्ट्रक्चर यूनिट। तो भाई स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब भी 8 से 10 क्वेश्चन तुमको देखने को मिले सेम समय में। देखो कितना बेनिफिट है तुम्हारे लिए 14 डेज का अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद तुम लोग कहां पे जाओगे, इसके बाद तुम लोग जाओगे सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे तुम लोगों को ठीक ठाक वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे 15 के समथिंग देखने को। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी है, बैठ जाओ आराम से, ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी तुम लोगों को। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ डिसीज 12th वाली, ये सिंगल चैप्टर करने के बाद फिर तुम लोग किस पे जाना, जेनेटिक्स पे और एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, उसमें 3 चैप्टर है अब, तो वो तुम लोग कवर कर लेना। इससे क्या है कि अगर तुम्हारा टाइम भी 14 डेज से कम पड़ गया तो भाई तुम लोगों ने ऑलरेडी 250 से लेके 300 नंबर तक पढ़ लिया, इतना तुम लोगों ने कवर कर लिया। दूसरी बात, अगर तुमने ये सब मान लो 11 से 12 डेज या 13 डेज में कंप्लीट कर लिया और हमारे पास एक दिन और बचा, तो भाई एक दिन बचने का मतलब है कि एक यूनिट नहीं बल्कि 2-3 यूनिट दोबारा से पढ़ लेंगे। जैसा आफ्टरनून तक हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम सेल यूनिट पढ़ लेंगे या इकोलॉजी की, मतलब जो भी तुम लोगों को लगा के वीक रह गई थोड़ी सी, वो हम यहाँ बचे हुए टाइम में पढ़ लेंगे। सेम यहाँ पे बायोलॉजी वाले जो सर है वो अभी लेक्चर लाके तुम्हें सारा एनालिसिस करा देंगे, वेटेज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, बट ये वाली चीज पढ़नी। दूसरा तुम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे कोई अगर चैप्टर पढ़ना है तुमको, या तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है या तुम्हें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों के अंदर 5-5 क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले ये 2 चैप्टर तुम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है या कोऑर्डिनेशन, तो अभी से आज से ही स्टार्ट करो। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले ये 2 चैप्टर है। फिर सेम किसके है ये, इनऑर्गेनिक के। अगर मैं सीधा बात करूं किसकी, ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में सबसे पहला तुम लोगों को देखो जीओसी तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जीओसी के जब तक जीओसी नहीं पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमीन कुछ समझ नहीं आएगा। जीओसी पढ़ लो, हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, भाई ये 2 पढ़ लो। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन तुम्हारे आगे के बचे हुए चैप्टर को 40% कवर कर देता है, तो ये 2 पढ़ लो। सेम यहाँ पे अगर मैं फिजिकल की बात करूं, फिजिकल में भी 2 चैप्टर है तुम्हारे लिए मेन, कौन से, केमिकल इक्विलिब्रियम और एक और हमारा कौन है, सॉल्यूशन। केमिकल इक्विलिब्रियम से 4-5 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हें फिजिक्स में भी मिलती है, ठीक है। तो फिजिक्स में कवर हो जाती है वैसे तुम्हारी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये वो मेन चीज है जो हर बच्चे को करनी चाहिए, चाहे वो कम नंबर वाला हो या ज्यादा नंबर वाला हो। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर इनऑर्गेनिक में तुम जाओगे तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मिलेगी तुम्हें और यहाँ पे डीएफ ब्लॉक मिलेगा, बट ये इतना दिमाग खराब करते हैं
कि तुम लोग इसको मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि 180 क्वेश्चन तुम मतलब नंबर तुम सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये तुम लोग जोड़ रहे हो 45 क्वेश्चन, इसको दिमाग से निकालो और 30 से 35 क्वेश्चन याद रखो कि नीट के समय में केवल हम 30 से 35 ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जो दिमाग खाने वाले चैप्टर है उसको मत करो, बाकी ऑर्गेनिक को तुम सारी करो। ऑर्गेनिक सारी क्यों करो? क्योंकि ऑर्गेनिक तुम्हें क्या करेगी, टाइम बचा के देगी। ऑर्गेनिक पूरी की पूरी 20 मिनट के अंदर तुम लोगों की हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है एक टाइप से। यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी। उसके बाद इनऑर्गेनिक पे और उसके बाद फिजिकल पे। ठीक है, अभी समय हो गया, फिर इसके बाद एक और तुम्हें समय के साथ साथ चीज लाएंगे, उसमें बताएंगे क्या फॉलो करना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ये सब स्ट्रेटेजी तुम्हें फॉलो करनी है। ठीक है, और हमारी अभी एक और क्या बची है, वैसे फिजिक्स बची है भाई। फिजिक्स तो रही गई जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। देखो फिजिक्स में सबसे पहले अगर कोई यूनिट करनी है तुम्हें, वो कौन है सर, मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स वो फिजिक्स है जो तुम्हारा टाइम बचा के देगी और ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, सबसे पहले इसको ही प्रायोरिटी दे रहा हूं मैं। यूनिट अपने अकॉर्डिंग तुम आगे पीछे कर लेना, मुझे नहीं पता किस बच्चे की कौन सी यूनिट कौन सा चैप्टर अच्छा है, बट अपना अकॉर्डिंग कर लेना। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, और सर दूसरे नंबर पे कौन सी हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक सबका अच्छा होता है, 12 सबने पढ़ रखी है। ये दोनों यूनिट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम्हें फिजिक्स में। तीसरी अगर करना चाहोगे तो सर काइनेमेटिक्स यूनिट है। ठीक है, 11वीं की फर्स्ट यूनिट जो है ये कर लेना तुम लोग, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा यहाँ तक कर लेता है। ठीक है, अगर लास्ट में कोई यूनिट जैसे तुम लोगों की मर्जी अगर छोड़ना चाहो तो जैसे बॉडी फ्लूइड है, वहां जब तुम जाके पढ़ोगे लास्ट वाली 11वीं की सेकंड बुक में, वहां पे तुम्हें केटीजी वगैरह दिखाई देगी, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह जो रहती है वहां पे, तो भाई वहां पे तुम लोगों को काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 11वीं में वो चीज तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए। लेकिन 12 तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो भाई तुम लोग यही पढ़ोगे तो अच्छी है। जैसे अगर तुम यहाँ की भी बात करो तो भाई यहाँ भी सीधा सीधा तुम लोगों को 32 से 40 नंबर तो इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है तो यहाँ भी लगभग इतने ही नंबर तुम लोगों को देखने को आराम से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं भाई, समय के साथ साथ 180 क्वेश्चन ना करके फिजिक्स में 25 से 30 क्वेश्चन अगर हम लोग करके आ जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है फिजिक्स का। ठीक है, जिस बच्चे की फिजिक्स वीक है उसके लिए बता रहा हूँ, जिस बच्चे की फिजिक्स अच्छी है वो कोशिश करना 35 क्वेश्चन के आसपास कर ले और केमिस्ट्री में कम कर दो। जिस बच्चे की केमिस्ट्री अच्छी है वो फिजिक्स में कम कर दो और केमिस्ट्री में ज्यादा समय, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या मेरे भाई, क्योंकि मैंने फिर तुम्हें बता रहा हूं कि 2.5 घंटे के अंदर जब 1 घंटा बायोलॉजी ले लेगी, 1 घंटा केमिस्ट्री ले लेगी, तो केवल तुम्हारे पास 30 मिनट बचेगी। अब 30 मिनट में या तो 25 मिनट होगी तुम पे या 35 मिनट होगी, बस केवल इतना चेंज है। तो 35 मिनट में लगभग ये क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर पाओ तो बहुत अच्छी चीज है। जो बच्चे पहले फिजिक्स करेंगे तो भाई 30-35 मिनट उसके लिए किसको मिलेगी, केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। तो केमिस्ट्री में तुम लोगों का वही सीन है, या तो इधर से लड्डू ले लो या उधर से लड्डू ले लो। तो टाइम के चलते हुए तुम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे मेरे भाई, 180 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इतने समय में। ये तो दिमाग से निकाल दो 180 का, इसलिए अपना जो टारगेट है वो बनाओ कि हम कितने समय में कितना कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता कोई बच्चा 2 घंटे में बायोलॉजी कर रहा हो, कोई बच्चा 30 मिनट में बायोलॉजी कर रहा हो, तो वो जो टाइम है मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया। अब टाइम 14 दिन के अंदर अंदर अपने अकॉर्डिंग तुम लोग टाइम लगा के सेट करो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कि हम इतने समय में कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे 3 आवर का टाइमर नहीं लगाना, 3 घंटे का टाइमर नहीं लगाना भाई, समझ में बात आ रही है। 3 घंटे नहीं है, ये केवल तुम लोगों के कोचिंग के लिए होते 3 घंटे। जैसे हम लोग तुमसे पेपर सॉल्व करा रहे हैं 180, तो हम तुम्हें 3 घंटे दे रहे हैं, बट यहाँ सर यहाँ में रियलिटी देखो क्या है, ये जो 30 मिनट है ये 30 मिनट तुम्हारी अलग है। ठीक है, तो ये वाली तुम लोगों की है, भले तुम यहाँ पे ओमार सीट भर रहे हैं 3 घंटे में, लेकिन यहाँ की ओमार सीट भरना और यहाँ की नीट में जाके प्रेशर टाइम पे तुम लोगों को ओमार सीट भरना वो अलग है। वहां पे ओमार सीट देख के भरनी, गोले तुम लोगों को फुल करने हैं। ठीक है, तो वहां पे ये सब चीजें तुम्हें क्लियर करनी। ठीक है, तो सब लोगों को ये चीज फॉलो करनी है। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। टेलीग्राम पे ये सब चीजें है, शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए वो मिल जाएंगे तुम लोगों को। किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो फ्री अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, वो ले लेना। ठीक है, लेकिन अपना टाइम मैनेज करके कैसे भी करके यहाँ पे लेके आओ, हर वो बच्चा लेके आओ जो बच्चा पढ़ रहा है। भाई जो फ्रेशर बच्चा है, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रेशर बच्चे की वो मेंटेलिटी नहीं है, वो कैचिंग पावर नहीं है।
और वो चीजें उसने कभी देखी नहीं है, तो इसलिए फ्रेशर बच्चों का मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये है कि भाई तुम एक दिन में पूरी यूनिट नहीं पढ़ोगे, तुम एक दिन में पूरी यूनिट पढ़ोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, लेकिन जैसे ही तुम दूसरी यूनिट पढ़ोगे तो पहली वाली भूल जाओगे, क्योंकि तुमने वो चीज पहले पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, पहले देखी नहीं है। तो तुम जैसे आगे बढ़ोगे पीछे की चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हारी माइंड से। तो भाई अब इतना समय तुम पहले नहीं कि तुम दोबारा आकर उन चैप्टर को पढ़ लोगे। अब तो केवल एक ही बात है कि चैप्टर बंद कर दिया, ऊपर वाले का नाम लेके केवल नीट में देखने को मिलेगा अब ये चैप्टर। तो ये समय बचा है तुम्हारे पास, तो इसलिए फ्रेशर की अलग कंडीशन है, रिपीटर की अलग कंडीशन है। बट फ्रेशर के लिए हैप्पी वाली बात ये है कि भाई तुम लोग जितना पढ़ लोगे 14 दिन में, वो ही तुम्हें 3 मई के बाद वहां से ही स्टार्ट मिलेगा। अगर तुम लोग अभी ये सोचोगे कि यार अब नहीं होगा, छोड़, अब अगले साल तैयारी करेंगे, वो करेंगे, तो बेटा अगले साल फिर जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर सोचो तुम यहाँ पे 10% भी पढ़ लोगे, तो 3 मई के बाद जब तुम नेक्स्ट सेशन की तैयारी करोगे भाई, तो 11% से तैयारी स्टार्ट होगी तुम्हारी। जिस बच्चे के 300 नंबर आएंगे तो वो कहाँ से तैयारी करेगा, 301 नंबर से ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये वाले बच्चे नेक्स्ट सेशन वाले बच्चों से तो कम से कम आगे होंगे। तो ये वाली चीज है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सभी चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाए और हमारा सपोर्ट करें। ये हमारा न्यू चैनल है, पुराना चैनल हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके अंदर वन शॉट वीडियो थी, उसके अंदर सारे चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए थे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, स्लाइड में भी पढ़ाया था, नोट्स पे, पूरा चैनल रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब ये नया चैनल है भाई, सब लोग इसको सपोर्ट करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।